बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा नावल है दैट्स लिटिल वुमेन बाय लोइजा मे अल्कॉट। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने लोइजा मे अल्कॉट की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ द नावल, सेटिंग और टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि सेटिंग और टाइटल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। आज की वीडियो में हम इस नावल के करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास मार्गरेट मींस मैग मार्च। देखो ये नावल जो है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। जब हमने इसके की पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई थी कि ये नावल इसलिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है क्योंकि लोइजा मे अल्कॉट, उसकी भी 4 सिस्टर्स थी, सेम इस नावल भी 4 सिस्टर्स की है जो कहानी है वो मेंशन है। अब जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसका नाम क्या है? मैग। मैग जो है एल्डेस्ट मार्च सिस्टर है और ये फैमिली का क्या नाम है? मार्च। ठीक है, मार्च सिस्टर्स। सो सबसे बड़ी जो है मैग है, ये एक रिस्पॉन्सिबल, काइंड हार्टेड और एस्पायर्स टू अ कन्वेंशनल लाइफ। शी वैल्यूज सोशल स्टेटस, इवेंचुअली मैरीज जॉन ब्रॉक और जॉन ब्रुक्स जो है इसकी शादी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ विद होम शी स्टार्ट्स अ फैमिली, इसी के साथ इसकी फैमिली स्टार्ट होती है। मैग रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल फेमिनियन आइडियल ऑफ द टाइम। तो इसमें जो है लाइक ऑब्वियसली ये एक फेमिनिस्ट नावल भी है। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इसका कोर्स का जो टाइटल है वो यही है, इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। दूसरा जो करेक्टर है वो है जोसेफिन, जिसका नाम है जॉ। ठीक है, ये दूसरी सिस्टर है इनकी और ये जो नावल है उसकी प्रोटोगनिस्ट है और ये लड़कों जैसा बनना चाहती है, मींस लड़कों की तरह इंडिपेंडेंट, फेयर्सली एम्बिशियस। ये एक टैलेंटेड लड़की है और इसका ख्वाब है कि एक सक्सेसफुल ऑथर बने। थ्रू आउट द स्टोरी शी नेविगेट्स हर डिज़ायर्स फॉर इंडिपेंडेंस। लाइक आई सेड कि ये लड़कों की तरह आज़ाद रहना चाहती है और सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस, जो सोसाइटियल नॉर्म्स होते हैं इनसे हटना चाहती है, मींस इसको फॉलो नहीं करना चाहती और डीप फ्रेंडशिप्स पसंद करती हैं। तीसरी जो बहन है इनकी वो है बेथ। अब ये जो एलिज़ाबेथ मेंशन है, एलिज़ाबेथ जो है लाइक एज आई सेड कि लुइज़ा मे अल्कॉट की 4 सिस्टर्स थी तो उनके नाम पहले पहले मेंशन किए गए। जैसे एलिज़ाबेथ, ये लुइज़ा मे अल्कॉट की 3rd सिस्टर थी। अब यहाँ पे जो 3rd सिस्टर मेंशन है मींस रियल तो नहीं है लेकिन एज अ नेम जो मेंशन किया गया है वो किस नाम से किया गया है? बेथ। ठीक है, और ये जो करेक्टर है जो, ये हम कह सकते हैं कि लुइज़ा मे अल्कॉट ख़ुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है जो, क्योंकि लुइज़ा मे अल्कॉट एक राइटर बन गई थी और इसी तरह ये जो है ये भी राइटर बन जाती है इस नावल। तो ये इनकी 3rd सिस्टर हैं, जेंटल हैं लेकिन ये ज़्यादातर बीमार रहती है और काइंड हार्टेड है, रिलीजियस टाइप है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी फिर डेथ हो जाती है। हमारे पास फिर जो जो 4th करेक्टर है वो है एमी मार्च। एमी इनकी सबसे छोटी सिस्टर है और ये आर्टिस्टिक टाइप है, ग्रेसफुल है। ठीक है, ओकेजनली सेल्फ सेंटर्ड है और इसके साथ साथ ये जो है बाहर टाइम स्पेंड करना चाहती है और ये सबसे ज़्यादा क्यूट होती है अपने सिस्टर्स में। और शी यहाँ पे जैसे मेंशन है, एमी मैच्योर्स एंड डेवलप्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर सेल्फ एंड हर प्रायोरिटी। जैसे ये मैच्योर होती है तो ये इसको पता चल जाता है कि मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और डीपर अंडरस्टैंडिंग लाइक क्रिएट करती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर है वो है मैरवी मार्च। ये इन चारों सिस्टर्स की जो है माँ है। ठीक है, इसका जो रियल नाम मेंशन किया गया है वो तो वैसे हम मार्गरेट जो है कह सकते हैं लेकिन इसका जो मेंशन नाम है जो नावल में ज़्यादातर यूज़ हुआ है वो क्या है? मैरमी मार्च। मैरमी मार्च। ठीक है, ये इनकी माँ है और ये विजडम, लव और गाइडेंस करती है, गाइड करती है अपने जो बेटियां हैं। मैरमी इज़ पोर्ट्रेड एज अ कंपेशनेट एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है, अपने जो बेटियां हैं उनको मॉरल लेसन सिखाती हैं। ठीक है, और उनको बताती हैं कि किस तरह अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स का सामना करना है। अब ये 2 करेक्टर्स हैं, लॉरी और लॉरेंस।
ठीक है। लॉरी कौन है? लॉरी इज़ द मार्च सिस्टर्स क्लोज नाइबर एंड अ सिग्निफिकेंट फिगर इन देयर लाइव्स। ये एक चार्मिंग, ठीक है, ये मैं पहले लॉरी की बात कर रहा हूँ। लॉरी जो एक चार्मिंग, आउटगोइंग एंड इनिशियली फॉर्म्स अ सो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद जो। तो जो के साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप क्रिएट होता है, अपनी फ्रेंड बना लेता है। फिर इस तरह लॉरी एक्सपीरियंसेस अनरिक्वेटेड लव, लेकिन जो के साथ इसकी शादी नहीं होती। फिर इसकी जो दूसरी सिस्टर होती है मार्च, इसकी जो तीसरी सिस्टर या जो चौथी सिस्टर होती है, उसके साथ इसकी लाइक क्या कहते हैं, लॉरी, उसकी जो है शादी होती है। और ये लॉरेंस जो है ये दादा है किसके? लॉरी के, ठीक है। मींस ये पोता लॉरी जो है, लॉरेंस जो है दादा है किसके? लॉरी के। और लॉरी किसके पोते हुए? लॉरेंस के। फिर हमारे पास जो लास्ट करेक्टर है वो है फ्रेडरिच बेयर। ये एक जर्मन फिलोसफर है जो कि हेल्प करता है, ठीक है। और फिर इसी के साथ जो कि जो है लाइक लास्ट में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ से दोस्तों जो है समरी की शुरुआत होती है। सो समरी, इस कहानी की शुरुआत, यहाँ पे जितने भी करेक्टर्स मैंने मेंशन किए, इन्हीं करेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है, ठीक है। सो इस कहानी की शुरुआत होती है सेचेस्ट। सेचेस्ट एक जगह का नाम है, मींस इस जगह से स्टार्ट होती है। और 1860 क्रिसमस से कुछ दिन पहले एक घर में एक औरत और 4 बेटियां रहती है। और वो 4 बेटियां कौन कौन सी हैं? मैग, जो, बेथ और एमी। तो ये 4 जो है एक घर में रहती है अपनी माँ के साथ, ठीक है। 4 बेटियां रहती है। सबसे बड़ी जो है मैग है। अब सबसे पहले मैग की बात करते हैं। मैग जो 16 साल की थी, काइंड हार्टेड थी। दूसरी नंबर पे जो है जो है। जो कौन है? जो कि 15 साल की है और ये इनकी दूसरी बेटी है। और ये एक टैलेंटेड राइटर है और एक सक्सेसफुल ऑथर के ख्वाब देखती है। तीसरी जो है वो है बैट। बैट ये थी कमज़ोर और पियानो बजाना पसंद करती थी और इसको हार्ट इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स बहुत होते थे, ठीक है, सॉरी, हेल्थ इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते थे। फिर उसके बाद है हमारे पास ये जो है 13 साल की थी और मज़हब में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, ठीक है। बैट जो थी ये बीमार भी रहती थी और मज़हब में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और 13 साल की थी। फिर उसके बाद है हमारे पास करेक्टर एमी। चौथी नंबर पे जो है एमी है। एमी सबसे क्यूट थी, 12 साल की थी, सबसे छोटी थी और इनके माँ का नाम है ये मैरमी मार्च। तो ये इनके माँ का नाम है। और ये चारों लड़कियां मैरमी कहलाना पसंद करती है, मींस अपने माँ को ये मैरमी कहलाना पसंद करती है। और इनके फादर मिस्टर मार्च यूनियन आर्मी में चैपलिन है। अमेरिकन सिविल वॉर का टाइम चल रहा है और इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो कमाने गया है। और ये एक गरीब फैमिली है, इसीलिए इसके जो फादर है वो कुछ कमाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। मींस अब ये यूनियन आर्मी इसने ज्वाइन की है ताकि अपनी फैमिली को फीड अप कर सके। और ये फैमिली बहुत गरीब है। इन सबसे अब सबसे बड़ी वाली 2, ये मैं मिटाता हूँ ताकि आपको समझ। सबसे जो बड़ी 2 बहनें हैं मींस मैग और जॉय। मैग और जो वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करती है। मैग जो है नाइबर के 4 बच्चों को पढ़ाती है और जो है एक पैसे वाली आंटी के यहाँ काम करती है, ठीक है। तो जो है एक पैसे वाली आंटी के यहाँ काम करती है। बैट जो है, ये जो तीसरी है, बैट जो है कमज़ोर है, स्कूल नहीं जा सकती, बीमार है, घर के काम ही करती है। फिर उसके बाद है एमी। एमी जो है सबसे छोटी है और स्कूल में है और इसको आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, मेटरलिस्टिक टाइप है। और इन सब की माँ इन चारों से कहती है कि अपने खाने का कुछ हिस्सा गरीबों को खिलाया करे, ठीक है ये दिल के अमीर पर है गरीब। सब मोरल्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो माँ है इनको मोरल्स भी सिखाती है। इनकी माँ इनको और सभी मेंबर्स को जो है लाइक जो क्रिश्चियन मोरल्स है उसको बड़ा फॉलो करते हैं ये सब। और इनके पास एक किताब भी है उस किताब का नाम क्या है? पिलग्रिम प्रोग्रेस, PILGRIME, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बहुत ही फेमस किताब है और ये एक एल्गोरिकल नावल है, ठीक है। मींस ये जो पिलग्रिम प्रोग्रेस ये एक एल्गोरिकल नावल है क्रिश्चियन मॉरल्स पर। और रोज़ ये लड़कियां इस नावल के चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ती है और कोशिश करती है कि उन क्रिश्चियन मॉरल्स को जो है
मींस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, उनकी प्रैक्टिस कर सके, उनको प्रैक्टिस में लाए। अब मोहल्ले में एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। अब जो यहाँ पे मैं इसको मिटा दी। अब क्या होता है, जो है और जो और मैग, ये दोनों वहाँ जाती है। किधर? उस डांस पार्टी में। वहाँ पर इनको मिलते हैं इनके पड़ोसी, ये मिस्टर लॉरेंस। ये मिस्टर लॉरेंस ये पैसे वाले आदमी है और इसका एक ग्रैंड सन है जिसका नाम है लॉरी। तो लॉरी अब इस दादा और पोते को इंटरेस्ट आने लगा मिसिज़ मार्च के घर में। लॉरेंस तो इस फैमिली के मुंह बोले दादा बन गए हैं। और मिस्टर लॉरेंस और लॉरी, इनके घर एक और बंदा भी रहता है जिसका नाम है मिस्टर ब्रॉक। मिस्टर ब्रॉक जो है लॉरी का ट्यूटर है। जब ये पार्टी मैग को मिस्टर बुक पसंद आ गया। जब ये पार्टी होती है तो लोगों ने ये सोचा कि मैग को जो है लॉरी पसंद आ गया। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। जब ये पार्टी चल रही थी तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने ये सोचा कि मैग, ये जो मैग है इसको कौन पसंद आ गया है, इसको लॉरी पसंद आ गया है। ये ठीक है, ये लॉरी पसंद आ गया है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मैग को जो है वो मिस्टर ब्रॉक पसंद आ गया था। ठीक है। अब अमीर लोग इस फैमिली के दोस्त बन चुके हैं तो गिफ्ट्स वगैरह भी देते होंगे, लेकिन फिर भी घर के दो बड़ी बेटियों को काम तो करना ही पड़ता था। अब 1 साल गुजर गया और इस फैमिली ने फिलिग्रीम प्रोग्रेस को बड़ा ही सीरियस लेना शुरू किया। मैग ने तो अपने बालों के लट्टों को जला दिया, अजीब अजीब हरकतें करती थी। ये बहनें, अब एक ख़बर आती है कि इनके जो वालिद हैं, ये मिस्टर मार्च, वो जो है वाशिंगटन डीसी में जो है बीमार होने लगे हैं। और अब क्या होता है, जो मिसेस मार्च हैं, ये जो मिसेस मार्च हैं, किधर है ये जो मिसेस मार्च हैं, ये क्या करती है, वाशिंगटन डीसी मूव करती है। अब होता कुछ यूँ है कि जब ये वाशिंगटन डीसी मूव करती है तो मिसेस मार्च को जो है, ये जो लॉरेंस है, ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन मिसेस मार्च यानी जो मैरमी मार्च है, ये इसे मना करती है। फिर लॉरेंस क्या कहता है, लॉरेंस कहता है कि अगर मैं नहीं जा सकता तो मिस्टर ब्रोक, ये जो ट्यूटर है, इसको अपने साथ ले चले। तो ये जो मिस्टर ब्रोक है, ये इसके साथ चले जाते हैं। तो इस तरह मिस्टर ब्रोक और ये जो मैरमी मार्च है, ये पहुंच जाते हैं वाशिंगटन। किसके पास? मिस्टर मार्च के पास। मिस्टर मार्च को क्या हुआ है, मिस्टर मार्च बीमार है, नमूनिया हो चुका है, तो इसलिए उसकी खैरियत और उसकी देखभाल करने के लिए ये वहाँ पहुँच चुके हैं। अब जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये जो मिस्टर ब्रॉक है, ये मिस्टर मार्च और मिसेस मार्च से कहता है कि मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी मैग पसंद है, मैं उसको जो है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मिस्टर मार्च और मिसेस मार्च कहती है कि अभी वो बहुत छोटी है, उसकी जो है हम शादी वगैरह नहीं कर सकते। तो मिस्टर ब्रॉक क्या कहता है, मिस्टर ब्रॉक कहता है कि चलो मैं वेट करता हूँ जब तक वो बड़ी नहीं होती, मतलब जब तक उसकी एज बढ़ती नहीं। तो टाइम गुज़रने की वजह से उस फैमिली के ऑलरेडी जो है उस अब सॉरी, एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन मैं करूँगा वो ये है कि जब ये जो लॉरेंस है, सॉरी, ये जो मिस्टर ब्रॉक है और ये मिसेस मार्च है, जब ये वाशिंगटन में होती है तो इनकी जो थर्ड बेटी होती है बेट, ये बीमार हो जाती है। तो जब ये बीमार होती है, इसे एक फ़ीवर लगता है जिसका नाम है कारलेट, SCARLET, कारलेट फ़ीवर। तो इसको ये फ़ीवर लाहक हो जाता है। अब ये फ़ीवर इस जो बैट है, इसको क्यों लाहक होता है, उसकी मेन वजह यह है कि इसने टाइम गुजारा था एक गरीब फैमिली के साथ। और वो गरीब को जो है, वो गरीब फैमिली के जो है ऑलरेडी 3 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई थी इस ये जो कारलेट फ़ीवर है इसकी वजह से। तो इस वजह से जो बैट है उसको भी ये फ़ीवर लग गया है। और इस तरह अब क्या होता है, जो मिसेस मार्च है और मिस्टर ब्रॉक है, ये वाशिंगटन से वापस लौट आते हैं।
और जो बेट है उसका केयर करने लगते हैं। अब इसी तरह स्टोरी चलती रहती है, लेकिन 3 साल के बाद मिस्टर ब्रॉक ने जो है अगेन हाथ मांगा। किसका? मैग का, कि मैं मैग से शादी करने को, मतलब मैग से शादी करना चाहता हूँ। अब 3 साल बाद जो मिस्टर ब्रॉक ने मैग का फिर से हाथ मांगा, मैग भी शादी को तैयार थी। अब इन दोनों की शादी हो गई है, ठीक है, इन दोनों की, मतलब मैग और मिस्टर ब्रॉक की जो है शादी हो गई है। और सिंपल सी सेरेमनी रखी गई मार्च फैमिली के घर पर। मैग के 2 ट्विन्स बच्चे भी हो गए, डेज़ी और डेमी। और जो है वो उसने राइटिंग शुरू कर दी थी, और अपने जो स्टोरीज़ है, जो पोएम्स है, उसको लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाती थी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो है वो एक आंटी के यहाँ काम करती थी। अब उसने वो आंटी के यहाँ से जो है काम करना छोड़ दिया था, और इसने अपनी सबसे छोटी जो सिस्टर है एमी, उसको उस आंटी के पास भेज दिया है, ठीक है, ताकि वो उस आंटी के साथ काम करने लगी। एमी जो थी आंटी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। आंटी एमी को अपने साथ यूरोप ले जाना चाहती थी। हॉलीडे जो थी आंटी के साथ मनाने लगी यूरोप में। लेकिन जो को एक चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता था, और ये कि उसकी बीमार बहन बैट बहुत उदास सी रहती थी। ये जो बैट है, ये जो करेक्टर बैट है, ये मतलब जो को हमेशा एक फ़िक्र रहती थी कि ये जो इसकी थर्ड सिस्टर है बैट, ये हमेशा बड़ी उदास रहती थी। तो इसे ये बड़ा फ़िक्र रहता था कि ये क्यों उदास रहती है। दरअसल उसकी उदासी का रीज़न कुछ यूँ बताया गया है कि लॉरी और लॉरेंस, ऐसा लग रहा था कि लॉरी जो है बैट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन लॉरी जो था बैट को पसंद नहीं करता था। लेकिन जो को पता चला कि लॉरी तो जो को पसंद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंट्रास्ट क्रिएट हुआ है। इन लोगों का क्या मानना था कि जो लॉरी है वो बैट को पसंद करता है, लेकिन एक्चुअल में लॉरी किसको पसंद करता था? जो को पसंद करता था। अब जो को जब पता चला कि लॉरी जो है मुझे पसंद करता है, तो लॉरी आगे से क्या कहती है अपनी माँ से कि मैं जो हूँ जो को पसंद, ये जो लॉरी है इसको पसंद, जो है अपनी माँ से कहती है कि मैं जो हूँ लॉरी को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं लॉरी के साथ नहीं रह सकती। लॉरी को जो है मैं एज अ ब्रदर के तौर पे समझती हूँ, और मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूँगी। सो इस तरह अब जो है ये जो करेक्टर है, सेकंड करेक्टर, इनकी जो सेकंड सिस्टर है, वो अपनी माँ से कहती है कि मैं अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ टाइम के लिए जो है अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ, डिस्टेंस चाहती हूँ, और सोचती थी कि वो दूर रहेगी तो लॉरी के बीच में जो डिस्टेंस, मतलब जो लॉरी के लिए फीलिंग्स थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बगैर बताए वो चली गई, मतलब लॉरी को बगैर बताए वो वहाँ से चली गई। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। वहाँ पर वो एक जॉब करने लगी। वहीं पर उसने जर्मन जो लैंग्वेज है वो भी सीखने लगी। किससे सीखने लगी? ये जो प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर ऑफ जर्मन लैंग्वेज फ्रेडरिच बेयर, इसके साथ जो है इसने जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया, और फ्रेडरिच बेयर उसके साथ अटैच हो गई और इसे पसंद आ गया। अब न्यूयॉर्क से जब ये वापस आई तो लॉरी इससे नाराज़ था। अब लॉरी ने उसका हाथ मांगा शादी के लिए, जो ने मना कर दिया। तब इसके दादा लॉरेंस, ये जो लॉरेंस है, लॉरी के दादा लॉरेंस ने उसे अपने साथ कहाँ ले गए? यूरोप ट्रिप पर। और बैट जो है उसकी डेथ हो जाती है। ये जो बैट है इसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब यूरोप में लॉरी की मुलाकात होती है एमी से। अब इन दोनों में इश्क हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि एमी जो है यूरोप कैसे पहुंची। देखो मैंने आपको बताया था कि एमी जो है, ये जो फोर्थ करेक्टर है, एमी उस आंटी के साथ यूरोप गई थी, ठीक है। इसी तरह अब लॉरेंस भी वहाँ पहुँच गया है, सॉरी लॉरी और लॉरेंस दोनों वहाँ पहुँच गए। तो लॉरी की मुलाकात होती है एमी से, और इस तरह इन दोनों में इश्क हो जाता है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, और जो बैट है उसकी डेथ हो जाती है। अब 5 साल के बाद प्रोफेसर और ये जो प्रोफेसर है और ये जो है, इन दोनों की भी शादी हो जाती है, ठीक है। हाँ, आंटी की भी डेथ हो गई। वो जो आंटी एमी के साथ जो आंटी थी उसकी भी डेथ हो गई। और उस आंटी का जो, क्योंकि आंटी अमीर थी, और उसका घर जो है और ये उसका घर किसको मिल जाता है? जो को और फ्रेडरिच बेयर को।
मिल गया है और उन्होंने इस घर को स्कूल बना दिया। एमी और लॉरी भी लौट कर वापस आ चुके हैं। अब ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है मिसिस मार्च पर। वो 60 साल की हो चुकी है और आखिर में ये पूरी फैमिली ऑर्चर्ड ट्री के नीचे इकट्ठी हो जाती है। मिसिस मार्च सोचती है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है तो ज़िंदगी में किस बात का गम है। तो इस स्टोरी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। अब हम इसके जो है थीम्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके सिंबलिज़म को देखते हैं। सबसे पहला थीम है हमारे पास सिस्टरहुड एंड फैमिली। ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ सिस्टरहुड एंड फैमिली का थीम किस तरह है। देखो ये पूरे नावल में क्या है, सिस्टर्स का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए लव है और फैमिली बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ यूनाइट रहते हैं, मीन्स यूनाइटेड रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। फिर उसके बाद है कमिंग ऑफ एज। लिटिल वुमेन फोकसेस ऑन द ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। द कैरेक्टर्स grapple with the grab apple with the expectations, responsibilities and complexities of growing up. The novel explores the process of self discovery. अब ये क्या कहते हैं कि इस कमिंग ऑफ एज इस तरह है कि इस नावल में जो करेक्टर्स है, जो 4 बहनें हैं, इन्होंने बड़े डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। फिर ये लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं, इनकी पर्सनल ग्रोथ होती है और ये जब चैलेंजेस का सामना करती है, इनकी एज 20 से कम होती है। चारों सिस्टर जो होती है उनकी एज 20 से कम होती है, तो इसलिए ये जो है बड़े डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट थीम है वो है जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। लोइसा में अल्कोट challenges traditional gender roles prevalent in the 19th century. The novel explores the limitations placed on women and their desire for independence, self-expression, and intellectual pursuits through characters like Joe. Alcott advocates for breaking gender norms. तो इसमें ये है कि जैसे जो है वो लड़कों की तरह रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि लड़के जो हैं वो आज़ाद होते हैं। तो ये कहती है कि जो जेंडर रोल्स है, वो जेंडर रोल से मुराद लाइक मेल और फीमेल, इनको जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। स्पेशली जो फीमेल है उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो चाहे वो उसे वो करने चाहिए। जिस तरह ये जो है अपने जब ये एक आंटी के साथ काम करती थी जो, तो ये उस आंटी के साथ काम करना छोड़ देती है। क्यों? ताकि अपने राइटिंग करियर में अपने नाम बना सके और इस तरह वो राइटिंग करियर में अपना नाम बना लेती है। फिर उसके बाद लव एंड रोमांस है। पूरे नावल में लव एंड रोमांस का भी थीम है, हमें देखने को मिलता है। लव तो ऑब्वियसली जो सिस्टर्स है उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो लव है वो शो किया गया है, फैमिली लव शो किया गया है। और उसके बाद रोमांस में आप देख सकते हैं कि लॉरी है, इसी तरह जो है, इसी तरह जो प्रोफेसर है फ्रीडरिच बेयर, और इसके साथ साथ जो दूसरे करेक्टर्स हैं उनका आपस में लव, ठीक है, इनकी शादियों का, ये सब जो है रोमांस में आ जाता है। मॉरलिटी एंड वर्च्यू। मॉरलिटी का थीम कुछ यूँ है, मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये जो पूरी फैमिली है ये उस नावल को पढ़ती है। उस नावल का ये नावल जो है एल्गोरिकल नावल है और इसमें से ये कुछ ना कुछ चैप्टर्स पढ़ते रहते हैं। तो उसमें जो है ये सारा जो क्रिश्चियन है मीन जो क्रिश्चियनिटी है, मज़हब है, उस पर बेस है। तो ये उस चीज़ को अपने लाइफ में लाते हैं, ठीक है। और इस तरह ये जो है मॉरल जो लेसन्स होते हैं, इनकी जो मदर है वो इनको सिखाती है। सोशल क्लास एंड पॉवर्टी। ये नावल लाइक ऑब्वियसली जब ये लिखा गया था ये नावल, तब ये जो फैमिली थी, जो 4 सिस्टर है, ये बड़ी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था, क्योंकि ये कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इस तरह सोशल क्लास से मुराद ये एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग थे और बहुत ही गरीब थे, लेकिन दिल के अमीर थे, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो हमेशा कहती कि अपने खाने का कुछ हिस्सा जो है गरीबों को दिया करें। फिर उसके बाद लॉस एंड ग्रेप। ये थीम जो है रिलेटेड है इनके जो 3rd सिस्टर थी BETH, बैट, तो उसकी जब डेथ होती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है लिटरेरी इंस्पायरेशंस एंड क्रिएटिविटी। ये जो है जो से रिलेटेड है। जो है किस तरह अपने आप को बनाती है, किस तरह अपने आप को जो है इंस्पायर करती है, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करती है कि वो एक अच्छी राइटर बन सकती है, और इस तरह वो बन जाती है। अब आते हैं सिम्बोलिज़म की तरफ। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। देखो पिलग्रिम प्रोग्रेस ये जो है किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये क्रिश्चियन एलेगोरी को, ठीक है। इट सिम्बलाइजेज द स्पिरिचुअल एंड मॉरल। और ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है और किस चीज़ को, मॉरलिटी को, क्योंकि इसमें मॉरल लेसन्स हमें देखने को
मिलते हैं। फिर इस तरह इनकी जो है उसी मॉरल लेसन्स की बेस पे इनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, चैलेंजेस का भी सामना करती है और इनको ट्रम्पिच मीन्स इनको फतह मिलती है, मीन्स कामयाबी मिलती है। द चेस्ट विच कंटेन्स प्रीशियस फैमिली ट्रेयर्स सिम्बलाइजेज द मार्च सिस्टर्स। तो इसमें जो है लाइक जो फैमिली ट्रेयर्स होता है उसको जो है सिम्बलाइज़ किया गया जो मार्च सिस्टर के। इसी तरह मेमोरीज़ को जो है सिम्बलाइज़ करता है, बॉन्ड्स को और हेरिटेज को। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द अम्ब्रेला। ये इस ओवरऑल इस सिम्बलाइज़ कर रहा है किस चीज़ को, प्रोटेक्शन को। आप जब भी अम्ब्रेला लेते हैं, मतलब जो छतरी वगैरह होती है, उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किस चीज़ से, किसी भी ख़तरे से, मीन्स लाइक बारिश से, धूप से। तो ये प्रोटेक्शन है, केयर है, इस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। अब इनकी जो मदर है वो इन चारों को जो है अम्ब्रेला गिफ्ट करती है, और किस लिए करती है, ताकि वो किसी भी हार्डशिप्स के जो लाइफ में हार्डशिप्स है उसका मुकाबला कर सके। फिर उसके बाद है विलो ट्री। द विलो ट्री इज़ अ रिकरिंग सिंबल इन द नॉवल। इट रिप्रेजेंट्स द थीम्स ऑफ विलो ट्री जो है किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ग्रिफ को, रेजिलेंस को और द पावर ऑफ नेचर टू प्रोवाइड सोलेस एंड कम्फर्ट। फिर इसके बाद है पियानो। पियानो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, जेंटलनेस को, प्योरिटी को और इमोशनल डेप्थ को, एम्बॉडीड बाय बैट। और ये पियानो कौन बजाती है, बैट बजाती है। ठीक है, तो ये प्योरिटी, जेंटलनेस और उसके फीलिंग्स जो होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसको सिम्बलाइज़ कर रहा है। और ये जो राइटिंग डिस्क है जॉ का, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, इंस्पायरेशन को, क्रिएटिविटी को और पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग को। तो ये उस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है। फिर कास्टल इन द ईयर्स, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये ड्रीम्स को, जो इनके सिस्टर्स की जो ड्रीम्स होती है। बेशक इनकी पर्सनैलिटी जो है डिफरेंट होती है, लेकिन इनके ख्वाब भी डिफरेंट होते हैं, बट इनका एक स्ट्रॉन्ग बाउंड होता है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग लव होता है एक दूसरे के साथ। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ड्रीम्स को, एम्बिशंस को और फैंटेसीज़ को। फिर उसके बाद है हमारे पास द हम्बल गिफ्ट्स। अब ये जो हम्बल गिफ्ट्स है, ये हम कह सकते हैं कि जो फैमिली है वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देती है। गिफ्ट्स क्यों दिए जाते हैं, गिफ्ट्स ताकि एक दूसरे के साथ बाउंड रहे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझे, और यही लिटल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इससे मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, तो सेम टू सेम इस नावल में भी यही होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी इनको गिफ्ट्स देते हैं। इसी तरह ये जो चार सिस्टर्स है ये आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इनकी जो मदर है, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने एक अम्ब्रेला होता है, इन सब को गिफ्ट किया था। सो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।